कि मोदी साहब और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख़यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख़यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया। लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जितने हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उन सबको हमारा बहुत प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़, मैं हूँ शाज़िया नैयर, मेरे साथ इस वक़्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you so much. My pleasure. Thank you. साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी अदालत की पेशियाँ और उसके बाद जो उनका जलसा हुआ है उसके ऊपर, और इसके साथ-साथ रमज़ान के हवाले से भी बात करना चाहेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात करूँगी कि उन्होंने अभी हाल ही में मीनार-ए-पाकिस्तान पे एक जलसा किया, और इसके साथ आप देख रहे होंगे कि उनकी अदालत में पेशियाँ भी चल रही हैं। और जब वो पेशी पे जाते हैं, जिस तरह से वो पहुँचते हैं, जो उनका शाहाना अंदाज़ होता है वहाँ पे अदालत के रूबरू जाने का, और जिस तरह से उनको ज़मानतें मिल रही हैं, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आपकी क्या राय है? देखिए शाज़िया, रमज़ान के अंदर जलसा हुआ है, उसमें लोगों की मिली-जुली राय थी। उसके बारे में कुछ लोग तो ये कहते थे कि जलसा नाकाम हुआ है, लेकिन अच्छा जलसा था। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि अगर जलसा इतना अच्छा था तो लेकिन ये पीटीआई के लोगों को पुराने कज़ाफ़ी स्टेडियम के जलसे की तस्वीरें लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कई लोगों ने उसको तस्वीरें ऐसी लगाई जिनके ऊपर स्टेडियम की सीढ़ियाँ थी। उनके शेड थे ऊपर, वो भी आए और उन्होंने कहा ये देखें कितना भरपूर जलसा हुआ है। खान साहब ने उसमें ऐसी कई बातें की हैं, ज्यादातर तो वो रेपुटेशन थी। खान साहब को एक ये भी इशू है कि वो एक ही पिछले साल डेढ़ में कई चीजें मुसलसल रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन जो कई नई चीजें उसमें कही हैं, उन्होंने की हैं। और एक मैं उनको क्रेडिट दूंगा, बल्कि पीटीआई को क्रेडिट देता हूं कि ऑडियो और वीडियो और सारा एंटरटेनमेंट का ऐसा बंदोबस्त है जिसमें जिसमें से बॉलीवुड और हॉलीवुड की झलक नजर आती है। जिस तरह का शो वो पेश करते हैं, आज तक किसी सियासी पार्टी ने इस तरह का शो नहीं किया होता। ये जलसा नहीं, एक सर्कस और शो नजर आता है। एंटरटेनमेंट होती है, साथ वो कहते हैं चला भाई फैसल चला दो, वो फलां वीडियो चला दो, तो वो फैसल जो है वो वीडियो चला देता है। कभी वो जिले शाह को मारने की वीडियो बना देते हैं, कभी वो साथ ही और साथ गाने बड़े बड़े अच्छे साथ लोगों को वो सुनाते हैं। बड़े एंटरटेनमेंट का सिलसिला था। खास उन्होंने 10 पॉइंट दिए लोगों को, जिसमें खासकर मैं अपने हवाले से कहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, वो मैं अपने अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के लोग हैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका में से 2 लोगों को पिक किया। एक तो वो कहते हैं सिर्फ हमें डॉक्टरों की सपोर्ट चाहिए। 18,000 डॉक्टर हैं यहाँ पे और उनकी $200 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, और 18 बिजनेसमैन हैं जिनकी नेटवर्थ 18 बिलियन है। जो मेरे जैसे मजदूर और टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको चाहिए अपनी पार्टी चेंज कर लें, वो कुछ और काम करें। पीटीआई को उनकी जरूरत नहीं है। दूसरा, खान साहब ने उस पर गुलामी का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया, और जो सबसे ज्यादा जिस बात पे मुझे सबसे ज्यादा एतराज था शाजिया, वो ये है जी। खान साहब ने कुरान में से एक आयत का हवाला दिया। उन्होंने कहा जो लोग ईमान ले आते हैं उनका खौफ खत्म हो जाता है, और खान साहब खुद कंटेनर में खड़े थे। खान साहब अदालत जाते हैं तो उनके मुंह के ऊपर बुलेट प्रूफ शील्डें होती हैं। तो खान साहब आपका, फिर मैं नौज बिल्ला ये कहूं कि आपका ईमान कमजोर है। फिर अगर आपको खुद खौफ से, मौत से इतना डर लगता है, कंटेनर के अंदर खड़े होकर आपने स्पीच दी है, तो फिर आप लोगों को किस मुंह से कह रहे हैं कि आपका ईमान जो है, उससे अगर वो ईमान मजबूत हो और ईमान आ जाए तो उससे खौफ खत्म हो जाता है। ये गलत है, कंट्राडिक्शन है। खान साहब ने बार बार कहा है कि कानून पे हम बिलीव करते हैं, इंसाफ को आम करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी से लेकर आएंगे, लेकिन खान साहब आप खुद तो अदालत जाते नहीं है। आप कहते हैं अदालतें चल के आपके पास आए, तो ये किस किस्म के इंसाफ और अदालतें आती हैं, मतलब आज तक हमने नहीं देखा कि कोई अदालत का अमला उठकर आए और गाड़ी में आके दस्तखत करवाए जाएं हाजिरी के। यहाँ पे तो ये पहली मर्तबा ये हो रहा है।
और खान साहब ने कहा कि हम ऐसा माहौल यहाँ पे बनाएंगे कि प्लाटों के ऊपर कब्जे नहीं होंगे। तो खान साहब 4 साल में आपने कितने प्लाटों के कब्जे छुड़वाए? बल्कि लोग अक्सर मजाक करते हैं कि आपके अपने बहनोई के प्लाट पे कब्जा था, आप वो नहीं छुड़वा पा सके लाहौर के अंदर। तो उसमें खान साहब ने तकरीर की, उसमें बार बार उन्होंने एक बात जो नोट की कि कहते थे मैं फला काम करने वाला था कि बाजवा साहब ने मुझे निकाल दिया, मैं वो करने ही वाला था कि खान साहब ने बाजवा साहब ने निकाल दिया। खान साहब ने अपना फिर कंपैरिजन शुरू कर दिया, जंगे ओद, जंगे खंदक, हाँ, और जंगे बदर के साथ उन्होंने मुकाबला करना फिर वही शुरू कर दिया। अमेरिका और इंग्लैंड की मिसालें बार बार देते रहे हैं, लेकिन खान साहब आपने ये तो कहा कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर कब्जा ग्रुप नहीं होता, लेकिन ये बताएं कि वहां पे आज तक कई प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर जाते हैं, वो अपने मुल्कों को आग तो नहीं लगा देते जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं। और जो एक बात बिल्कुल उन्होंने ज्यादती करते रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे, खान साहब एक चीज बड़े मुसलसल इस्तेमाल करते हैं कि फलां को पकड़ के नंगा कर दिया, फलां को पकड़ के नंगा कर दिया, पता नहीं क्या खान साहब उसके बारे में, हालांकि खवातीन बैठी होती है जलसे के अंदर, बार बार उसको इस्तेमाल करते रहे। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद जो बात आई खान साहब ने की, लेवल प्लेइंग फील्ड की। खान साहब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जिस तरीके से आपको लाया गया है 2018 के इलेक्शन में। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होता है कि आप नाअहल हो और उसके बाद इलेक्शन, आप डिस्क्वालीफाई हो तो फिर इलेक्शन हो, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। बल्कि मैं क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ को कि उनको पकड़ के निकाला गया, उसके बाद पनामा से अकामा निकाला गया और वो बंदा शराफत के साथ लंदन चला गया, बजाय कि यहां रहकर वो मुल्क को आग लगाता। तो मैं समझता हूं कि मेच्योरिटी की अलामत ये होती है। आज 1 मिनट के लिए जरा आंखें बंद करके सोचे, 22 करोड़ लोग, खान साहब अगर असेंबली के अंदर बैठते एज एन अपोजिशन लीडर, तो आज पाकिस्तान के हालात क्या होते? ये मैं पूछना चाहता हूं। खान साहब कहते हैं कानून की बालादस्ती वो चाहते हैं, तो खान साहब आपको तो बैठना चाहिए था असेंबली में एज एन अपोजिशन लीडर, लेकिन आप नहीं बैठे। आपके सारे रवैये के अंदर ना आईनी रवैया है, ना जमहूरी रवैया है, ना वो मेरा मकसद है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही वो इंसाफ पसंद और कानून पसंद है। बल्कि आपने जो मिसालें यहां पे पैदा की हैं पाकिस्तान के अंदर, आगे मुस्तकबिल के अंदर जरदारी साहब 10,000 लोग लेकर जाएंगे तो अदालतें, उनके लिए कानून चेंज हो जाएगा। अब खासकर जो अगले दिन बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि जज डरते हैं टिक टाकर से भी, तो आपने तो फिर अदलिया को डरा के रखा हुआ, ब्लैकमेल कर रहे हैं आप, जो उन्होंने मेथला साहब को इंटरव्यू दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात है शाजिया, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि ना कानून है, ना गवर्नमेंट है, ना एस्टेब्लिशमेंट के हालात खराब है। महंगाई इस वक्त जो है वो आसमानों को टच कर रही है, और एक लावारिस किस्म की कौम बन के आप पाकिस्तान रह चुका है। अब पता नहीं आपको कब रिलीफ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस है कि खान साहब ने जलसा किया और उसके बाद तनकीद करने वाले कहते हैं जी कंटेनर वहां लगा दिए, वहां कंटेनर लगा दिए, नीचे पानी छोड़ दिया, और 2 दिन से बारिश हो रही थी, नीचे कीचड़ तो होना ही था यार। लेकिन ये कि उसको फिर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन खान साहब इस वक्त जो है वो वाहिद एक ऐसा कंट्री है जहां आपका एक लीडर मुल्क के ऊपर पेट्रोल फेंक कर माचिस की तीली हाथ में लेके खड़ा है और कौम तालियां बजा रही है। मैं ये समझता हूं कि वाकई कौम को फौज, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर गुस्सा है, लेकिन अपने कपड़े जला के उसका एहतजाज करोगे? अपना घर जला के उसका एहतजाज करना चाहते हो आप? मेरी समझ से ये बात, मैंने आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा कि जो अपनी डिस्ट्रक्शन खुद चाहता हो, अपनी तबाही और बर्बादी खुद चाहते हो। मेरी समझ से बात, अगर महंगाई है तो अपना काम काज करें, आप मजदूरी करें अपनी। पता नहीं नौजवान लड़के किस तरीके से हर चीज छोड़ छाड़ के तो आके खड़े हो जाते हैं चौकों में और सारा कुछ कर रहे हैं और अपने घरों को जला रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। लेकिन एक रिलीफ नजर नहीं आ रहा बिल्कुल किसी साइड से भी। साजिद साहब, अब इमरान खान साहब की बात हो रही है, आपने इंडिया की भी बात की, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि मोदी साहब और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था। जब वो यहां से निकले हैं
उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की। जब वो मुझे अभी तक याद है, एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे उसके बाद। तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी, वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था। खान साहब के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का, किसी चीज को चलाने का। खान साहब ने अगले दिन तकरीर में फरमाया है कि फिर उन्होंने 1970 का अपने क्रिकेट मैच की बातें शुरू कर दी कि मैं कप्तान हूं और आखिरी मैच तक खेलूंगा मैं। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं, मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान को तो लीडरशिप का फुकदान है, कौमें लीडरशिप से बनती है। वो वहां उनकी सबसे बड़ी, और ना सिर्फ मैं मोदी साहब की बात करूंगा, उनके पास सिंसियर लीडरशिप मौजूद है। इससे पहले नरसिम्हा राव देखें, मोरारजी देसाई देखें, मनमोहन सिंह साहब को देखें, उनकी डेडिकेशन से उनके कपड़े देखें, गुफ्तार देखें, और अभी तक भारत के अंदर बैठे हैं। वो भाग के लंदन नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है। देख ले आज कांग्रेस वाले भी, चाहे वो जो गांधी है, सारे पाकिस्तान, सारे भारत के अंदर मौजूद है, चैलेंज कर रहे हैं उनकी करप्शन को। लेकिन हमारे तो फौरन भाग के चले जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे सारे, इंक्लूडिंग खान साहब के बच्चे, लंदन में बैठे हैं, और दूसरा पिछला प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम, वो तो वैसे ही लंदन में बैठे हैं। आप तो लंदन बेस हो सारे लोग, आपके तो आपकी किस्मत के फैसले तो लंदन में होते हैं, इस्लामाबाद में तो नहीं होते। साजिद साहब, आपने मोदी साहब की भी बात की। मोदी साहब ने तो तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था कुछ अर्सा पहले। नहीं जी, मिसालें तो आपकी यहाँ भी अब बननी शुरू हो चुकी हैं। आप मोदी साहब की क्या मिसाल लेते हैं, वो तो सारा कुछ जमा कराते हैं तोशाखाना में। मैं कहता हूँ आपके एक यहाँ मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने ना सिर्फ तोशाखाना में से जो ली थी चीजें 20% उसका दे के ली थी, उन्होंने अब जब उनका नाम निकला है, उन्होंने बकाया 80% भी जमा करा दिया तोशाखाना। मिसालें तो मौजूद हैं आपकी, ऐसी तो बात नहीं है कि सारे के सारे इस तरह गलत है, लेकिन ये कि बड़ी थिन मिनॉरिटी है। हमारे रोल मॉडल कोई नहीं है, हमारे लिए मिसालें मौजूद नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से अब करप्शन को हम, जिस तरह अगले दिन एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अफसर ने खत लिखा है कि मेरा 1 लाख रुपए में खर्चा नहीं चल रहा घर का, मुझे रिश्वत लेने की इजाजत दी है। तो आपके तो हालात अब ये हो चुके हैं कि आपका जो रिश्वत नहीं लेता उसका गुजारा नहीं हो रहा, जो लेता है आपके तो हर चीज जायज हो चुकी है। तो अब देखें, पाकिस्तान के बारे में दुआएं खैर ही है, अब क्या हो सकता है। साजिद साहब, हुकूमत कहती है कि खजाना खाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, अय्याशी उसी तरह से चल रही है। एक स्टेटमेंट सामने आया था वजीर आजम साहब की तरफ से कि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, लेकिन इस वक्त भी सड़कों के ऊपर जो खासतौर पे जो वुजरा की गाड़ियां हैं वो इंतहाई लग्जरी गाड़ियां हमें नजर आती हैं। लेकिन जो नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके वजीर दफा कह चुके हैं, आपके वजीर खजाना कह चुके हैं। और मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि आपकी 1.5 लाख गाड़ी इस वक्त सरकारी सड़कों पर फिर रही है, जिसके पेट्रोल और ड्राइवर जो है वो सरकारी होते हैं। साथ एक रिपोर्ट ये आई है कि नॉर्दर्न एरिया में जो लोग छुट्टियों पे जाते हैं, उनमें से तकरीबन 25-30% गाड़ियां सरकारी होती हैं। ये गाड़ियां जो दी जाती हैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। अब इन्होंने दूसरा सर्वे खुद ही किया है, वहां रिपोर्ट आई है कि शॉपिंग मॉलों के अंदर भी सरकारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके जो ज्यादा गाड़ियां दी जाती हैं, ये आपके सरकारी अफसरों को, और ये सारा सिस्टम ब्रिटिश ने सेट किया था, ब्रिटेन में। वहां पे इस वक्त 86 गाड़ियां हैं सरकारी सिर्फ लंदन में, यहां पे 1.5 लाख गाड़ी। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आपको यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी वालों ने कहा था कि आपके जो इशराफिया तो नहीं, ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये 17 बिलियन डॉलर की मराज से इनको सलाना दी जाती है। तो अब 6 बिलियन डॉलर के लिए IMF जा रहे हैं, तो खुद अंदाजा लगाएं। अगर आप अपने जराए को कंट्रोल करें तो आपको शायद IMF की जरूरत ही ना पड़े। IMF की वैसे जरूरत आपको है भी नहीं, क्योंकि IMF की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जिनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आपके सरकारी अफसरों को, उनको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है।
आपने 23 प्रोग्राम पहले लिए हैं आईएमएफ से, उनमें से कौन से पुल और सड़कें बनाई हैं आपने? वो सारे लंदन और दुबई में पड़े हैं। और मेरे ख्याल है आईएमएफ आईएमएफ वालों को भी पता चल गया है। और बल्कि खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर इस दफा तो ये कहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी पाकिस्तानियों ने दुबई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। तो आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वालों को नहीं पता चलता होगा कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? तो खान साहब ने खुद बताया है कि पाकिस्तान की अवाम अमीर है, मुल्क गरीब है। तो ये बात तो बिल्कुल खान साहब की ठीक है, लेकिन खान साहब को सारी चीजों का अब पता चला है 4 साल के बाद। जब हुकूमत में थे तो उस वक्त आंखों में पट्टी थी, खुद हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते थे ये। पहले जब आए थे गाड़ियां बेची थी, भैंसें बेच दी थी, फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि फिर उतरे ही नहीं उसके बाद। और अब लोग कहते हैं कि अब 10 पॉइंट दिए तरक्की के आपने। उस वक्त उस्मान बुजदार और जो फरा गोगी है, सारा पंजाब उनके हवाले करके आप सो गए थे उसके बाद उस वक्त। अब आपको सारा पता चल गया कि ये हो रहा है, वहां भी फ्रॉड हो रहा है, ये भी फ्रॉड हो रहा है, यहां भी धोखा हो रहा है, उधर भी हो रहा है। उस वक्त उस्मान बुजदार आज किधर है? कंटेनर पे आपके साथ क्यों नहीं था? आज देखने वाली बात है, ना उसने गिरफ्तारी दी है, ना वो कंटेनर में आपके साथ खड़ा है, ना और इस पूरे अरसे में वो नजर भी नहीं आए हैं। ये फिर कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये तो आज उसकी लीडरशिप किधर गई भी खान साहब? ये कौन पूछती है? साजिद साहब, शहरियार आफरीदी साहब भी दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। बिल्कुल कई नहीं नजर आ रहे इस वक्त। 4-5 लोग हैं जो इस वक्त इनके पास है, बाकी तो सारे चूरियां खाने वाले यार दोस्त थे, सारे इधर उधर हो गए। अच्छा साजिद साहब, रमजान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि मुनाफाखोर जो है वो गरीब आवाम को मजीद लूटना शुरू कर देते हैं। जो 100 रुपए की चीज होती है, खास तौर पे जो फलों की कीमतें हैं, वो तकरीबन 200 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं पाकिस्तान में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिम ममालिक में रमजान के एहतराम के साथ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आती है और काउंटर्स बनाए जाते हैं रमजान के लिए कि मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जाए। हम मुस्लिम मुल्क में रहते हुए भी मुनाफाखोरी से तंग हैं। और इसके साथ साथ हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक पोस्ट की थी, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अगर उस पोस्ट को जरा गहराई में देखा जाए तो वो कुछ हकीकत ही लगती है कि पूरे रमजान में मुनाफाखोरी की जाती है और रमजान के फौरन बाद हज और उम्रा करने जाते हैं और फिर हाजी साहब कहलाते हैं। बिल्कुल, बल्कि जखीरा अंदोज ज्यादातर जो आपके पाकिस्तान के अंदर जखीरा अंदोज सारे हाजी, बल्कि वो 27वें रोजे भी चले जाते हैं। ये फैक्ट असल में दर हकीकत, जिस तरह मैं पहले कहता हूं कि आपने, अब खान साहब ने भी इस दफा कहा अपनी तकरीर में, आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है। एक तो ये कहूंगा, दूसरा आपने इस्लाम को भी आप समझ नहीं सके। एक तो इस्लाम जो है वो अरबी जबान में है। आप कुरान हर बच्चा पढ़ता है मस्जिद में, उसको मायनों का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि इसके अंदर की। आप रोजा रखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि रोजा क्या चीज है। मेरे कई दोस्त जखीरा दोस्त खुद अल ऐलान कहते हैं कि यार हमने तो इस महीने के अंदर जो है वो 11 महीने के पैसे बनाने, अल ऐलान कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है कि जब आप मजहब की फिलॉसफी को ना समझें, रिचुअल्स पे तवज्जो। एक एक गली में 6-6 किस्म के मसलक की आपने मस्जिदें बना ली हैं, लेकिन आपको नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। तो बिल्कुल उसी तरह आप कर रहे हैं। रोजा आप रख रहे हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि रोजा किस लिए रखा है, क्यों रखा है, रोजे के अंदर क्या करना चाहिए। आंख का रोजा है, सोच का रोजा है, रोजा किस चीज का रोजा है? आपको सिर्फ आपने ये देखा है कि आप सुबह से लेकर आपने, जिस तरह देखे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या करते थे, दिन में गर्मी होती थी, वो दिन को रोजा रख के सो जाते हैं, सारी रात बाजार खोल लेते हैं, सारा दिन रोजा रख के इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को अपने शॉपिंग मॉल दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। ये रोजा है। सफर के दरमियान कहते थे, सफर की वजह से कहते थे रोजा माफ है। अब जहाजों में सफर कर रहे हैं तो रोजा किस चीज के लिए माफ है? वो जब रोजा माफ था तो ऊंटों के ऊपर या पैदल सफर करते थे डेजर्ट के अंदर। लेकिन आपको फिलॉसफी का नहीं पता। दर हकीकत आपको ना सिर्फ पाकिस्तान का मतलब नहीं पता, आपको इस्लाम का मतलब भी नहीं पता। ये जो बंदा मजहब को समझता होगा वो ये नहीं करेगा जखीरा अंदोजी। आप जखीरा अंदोजी की बात करते हैं, आप तो रमजान की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ कारोबार में था तो मैं यहाँ पे मेरे डेली कस्टमर, यहाँ पे 1-2 दफा ये हुआ है। मैं आप एक छोटी सी मिसाल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा कुछ साफ पवित्र आदमी हूँ। मैं यहाँ पे कारोबार में था तो कई दफा, एक दफा यहाँ पे स्नो पड़ी बहुत ज्यादा, तो साल्ट जो था, नमक होता है, उसकी शॉर्टेज हो गई और विंडशील्ड वॉशर फ्लूअर की शॉर्टेज हो गई। तो शाजिया यहाँ पे जो $2 की बाटल थी, लोगों ने $5 की बेची। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी अपने कारोबारों पे, अपने स्टोरों के ऊपर, कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर सारा साल यहाँ पे आते हैं। आज अगर मौका मिला है तो हम उनके कपड़े फाड़ेंगे।
नहीं करना चाहिए। मैंने रिफ्यूज कर दिया था यहाँ पे अमेरिका में, उनसे पैसे बना। मैंने कहा बेचेंगे उसी प्राइस पे बेचेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो उनको कहेंगे खत्म हो गया। लेकिन ये ज्यादती, ये एक रुपए की चीज लेके 10 रुपए की बेचनी सिर्फ इस वजह से कि रोजादार जो है वो मजबूर है, उसने लेनी ही लेनी है, ये ज्यादती है। लेकिन हमारे ये फिर वहां पे कल्चर का हिस्सा है। अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने मजहब को जो है वो समझे नहीं, इस्लाम को समझे नहीं कि इस्लाम चीज क्या है। साजिद साहब, गुरमीत सिंह की तारीख के हवाले से मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर भी बात करें। आप तारीख के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं मैं और आपका उसमें तारीख के हवाले बड़े जी गुरमीत सिंह के बारे में असल में आजकल भारत में, इंडिया में एक तो बड़ा वो, मैं उसके बारे में भी करना चाह रहा था बात, और उस इस हवाले से भी करना चाहता था कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, और वॉशिंगटन डीसी में भारतीय एम्बेसी के सामने भी एहतजाज हो रहा है, लंदन में भी एहतजाज हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ है, और खासकर मेरी एसोसिएशन इंडियन पंजाब से भी काफी है। भारत के अंदर मेरा जाना आना बहुत है, मेरे बड़े दोस्त हैं, कई मेहरबान है वहां पे। तो उस पर मैं ये करना चाहूंगा खासकर कि इस वक्त कल भी वॉशिंगटन डीसी एम्बेसी के सामने एहतजाज हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ है एहतजाज। तो नोट करने वाली बात यह है कि उसको कि लंदन के अंदर भी जो करने वाले थे एहतजाज, हार्डली 15 से 20 लोग थे। वॉशिंगटन डीसी में 15-20 लोग थे, इसी तरीके से सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी 20 लोग थे। लेकिन उसमें अब पूरी सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में टोटल ज्यादा से ज्यादा पूरे लंदन अमेरिका के मिला के 250-300 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना गलत इमेज उनका जा रहा है जिसकी हद कोई नहीं। मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो इन सिविलाइज मुल्कों के अंदर आके भी इस तरह के हथकंडे किए जा रहे हैं। एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन पुरअमन और सिविलाइज होना चाहिए। अगले दिन वॉशिंगटन डीसी के अंदर वो हमारे सरदार भाई थे, उन्होंने मोदी साहब के लिए बहुत नाजेबा अल्फाज कहे, जो कि इस तरह नहीं कहना चाहिए था। पॉलिसी रिलेटेड बात करें, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें। अपनी जबान खराब करना, और बिलखसूस जब आपने दाढ़ी रखी हो, सर पे पग पहनी हो, आप खालसा अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि सिखों के बारे में, हमारे सिख भाइयों के बारे में ये मशहूर है कि हमेशा ऑपरेशन और डिप्रेशन के खिलाफ वो खड़े होते हैं, बल्कि यहाँ तक है लोगों की इज्जतों को बचाते हैं। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, आपका क्या ख्याल है, वो सिखी को सर्व कर रहा है? वो ये गलत बात। तो मैं उसको कंडेम करना चाह रहा था, बल्कि मैं वो गुरमीत सिंह जिनके बारे में बात कर रहा था, जिन्होंने एक मूवमेंट दोबारा जाके कहते हैं खालिस्तान, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर सिख जो है, दे आर वेरी पैट्रियाटिक एंड दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया। तो मेरे ख्याल में उनके लिए उनका लोगों को चाहिए कि उनके इन चंद लोगों की वजह से अपना इमेज उनके बारे में इस तरह ना सोचें, ना खराब करें, और जो कुछ भी कर रहे हैं पुरअमन सिविलाइज तरीके से किया करें। मेरे ख्याल में इसको मैं कंडेम करना चाहता था, और वही आपने, थैंक यू सो मच कि आप उसको यू ब्रॉट अप। और मैं मेंशन करना चाहता था कि वॉशिंगटन डीसी में ये इस तरह के वाकयात हुए हैं, और सैन फ्रांसिस्को में भी हुए हैं, और ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। हम सिविलाइज मुल्कों में रहते हैं, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन सिविलाइज तरीके से। साजिद साहब, इस पाकिस्तान में इस वक्त आटे की लाइनें बहुत आपके नोटिस में आई होंगी कि आटे की लाइनें लगी हुई हैं। जिस तरीके से गरीब आवाम आटे के हसूल के लिए लाइनों में पूरा दिन गुजारते हैं, आपको क्या लगता है ये हालात कब तक बेहतर हो सकते हैं? और कोई आटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई बाइज्जत तरीका नहीं है कि हम लाइनों में लगाए बगैर उन तक पहुंचा सकें? खान साहब ने अपने 10 पॉइंटों में से एक तरीका ये दिया। खान साहब ने अपने स्पीच के अंदर कहा है कि ये किस तरह के लोग हैं कि जब आटा लेके जाते हैं तो वो किस तरीके से लोगों को तस्दीक करते हैं, जबकि हम स्कूलों के अंदर बुला के लोगों को पैसे देते थे। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं तरीका नहीं ढूंढूंगा कि आटा देने का तरीका ढूंढा जाए। मैं ये चाहूंगा कि लोग अपने पांव पे खुद खड़े। आप ये दुआ करें कि पाकिस्तान से आटा देने की लाइनें लगे ही ना, लोग खुद अपना आटा खुद खरीद सकें। मैं इस तरह की लीडरशिप के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे कसूर जो है वो खान साहब का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का नहीं है। कसूर 22 करोड़ लोगों का है जो इनके फ्रेम में आ जाते हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि बच्चे जो हैं
जिस तरह एफबीआर के वो सीएसएस ऑफिसर ने खत लिखा है कि मेरा 1 लाख रुपए में खर्चा नहीं हो रहा। मेरे सर्वे के मुताबिक इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जब लड़का लड़की निकल कर मार्केट में आता है तो उसको उसकी तनख्वाह 35 से 37 हजार रुपया होती है। तो ये जितने लौंडे लपाड़े इनके आसपास पीटीआई के, क्यों नहीं खान साहब से पूछते? ये नून लीग के वर्कर क्यों नहीं उनसे पूछते कि हमारा 35,000 40,000 में गुजारा नहीं है, हम कहां जाएं? ये एक सवाल क्यों नहीं लाया उनके सामने रखते? ये उनका कसूर है। और जिस तरह के आपको पता है कि ये कहा जाता है कि जिस तरह की कौम होती है उस तरह के उनके ऊपर लीडर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये 22 करोड़ लोगों का कसूर है, इसमें अमेरिका या भारत या इजराइल का कसूर नहीं है, कसूर इनका अपना है। तो ये दुआ करें कि फ्यूचर में आटे में वैसे ही पाकिस्तान खुद कफील हो, आपको कोई लीडर ऐसा मिले जो आपको इन बुहरानों से निकाल कर आपको खुद कफील करे और पाकिस्तानियों को बाइज़ जिंदगी गुजारने का मौका दे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। और मुझे और साजिद साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।